हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। तो देखो, जब नया टॉपिक शुरू होता है तो सबसे पहले जो टॉपिक की हेडलाइन है इसको थोड़ा सा समझ लिया करो, क्योंकि अगर तुमने टॉपिक की हेडलाइन समझ ली तो अपने आप में आधा काम हो गया। जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे टॉपिक पे। तो क्या टॉपिक है आपका? न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। तो आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू नोशन क्या है, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, किंगशिप के बारे में यानी राजत्व के बारे में, राजा के सिद्धांत के बारे में, किंगशिप के बारे में आप कुछ नए नोशंस, नई संकल्पनाएं, नए कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो परिवर्तन है उसको हमें समझना पड़ेगा। वो परिवर्तन क्या है? अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर, इसके पहले जो आपने वीडियो देखा है इसमें मौर्यास को हमने कंप्लीट कर दिया। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया वो है हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर, साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। उसके पहले आपने देखा कि मगध जो है वो कितना बढ़ा, फिर मौर्य एम्पायर, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। तो मौर्य के टाइम पर किंगशिप का मतलब है कि एक सम्राट जो कि एक बहुत वास्ट बाउंड्री में रूल कर रहा है, उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सारी चीजें वेल डिफाइंड है। ठीक है, और एक, जैसा कि मैंने कहा, एक वास्ट टेरिटरी में रूल कर रहा है वो। लेकिन एक टाइम आ रहा है जब अशोका के बाद में मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन होगा। तो अब हम जिस फेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, वो इंडिकेट कर रहा है नए बदलाव के, समाज में जो नए राजनीतिक सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, यानी इस फेज में पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड में जो नए सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस में जो किंगशिप की थ्योरीज हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं, या किंगशिप में किस किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं, कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। और इस टॉपिक से हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, राजत्व के नए सिद्धांतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर जो है वो अब अपने डिक्लाइन पे है। ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य अपने डिक्लाइन की तरफ है। धीरे धीरे जो मौर्य रूलर्स हैं वो इतने वर्दी नहीं हैं, इतने योग्य नहीं हैं। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को आ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। यही वो टाइम है जब आपको, अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे कि कुछ अलग अलग जोन, अलग अलग एरिया से, सेंट्रल एशिया वगैरह से कुछ इन्वेडर्स भी इंडिया की तरफ आएंगे। यानी ये वो टाइम है जब इंडिया की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन वीक है, एंड एट द सेम टाइम देयर वर सर्टेन फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया के अलग अलग जगहों से, स्पेशली सेंट्रल एशिया वगैरह से, छोटी छोटी ट्राइब्स जो हैं, छोटे छोटे समूहों में जो राजा वगैरह हैं या उस जगह की जो ट्राइब हैं, ये लोग इस क्षेत्र को आकर इन्वेड करेंगे। क्लियर है? तो वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की तरफ भी कुछ नए नए राज्य थे जो मौर्य के समय के आसपास से, उनकी जिनकी ओरिजिन ट्रेस होती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बहुत थोड़ा सा ही लाइट है, थोड़ा सा यहां से उठा लिया, थोड़ा सा वहां से उठा लिया, और आपको पूरे चैप्टर में रख दिया हो, ताकि आप देख लो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर किस किस तरीके के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर है? सो न्यू नोशन ऑफ किंग, व्हेन द मौर्य एम्पायर वाज इन डिक्लाइन, वी विल सी द इमर्जेंस ऑफ सम न्यू चीफ एंड किंग्स इन द साउथ। दक्षिण भारत की तरफ, सदर्न पार्ट की तरफ, हमें कुछ नए प्रमुखों और राजाओं, चीफ का मतलब है यहाँ पे प्रमुख, और किंग यानी किंग के बाद कोई अथॉरिटी होगी। बड़ा सिंपल सा समझ में आ रहा है यहां से कि किंग के बाद कोई ऐसी अथॉरिटी होगी जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी। ठीक है, तो किंग्स और चीफ साउथ इंडिया की तरफ। सो द न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज इन द डेक्कन। डेक्कन का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए आप, दक्षिण का जो हिस्सा है इसी को हम डेक्कन कह रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र से आप ये एरिया शुरू कर दो, नीचे की तरफ आ जाओ, ये एरिया जो है वो डेक्कन कहलाएगा। सो द डेक्कन, द न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड इन द डेक्कन एरिया। दक्षिण भारत की तरफ, डेक्कन की तरफ आपको नए नए राजाओं का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक विशाल जो पहले वाला साम्राज्य था अब वो नहीं है। तो ये हमेशा होता है, देखो, जब बहुत सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं रह जाएगी, ठीक है, सेंट्रलाइज लीडरशिप कमजोर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इन्हीं के अंडर में जो बहुत सारे छोटे छोटे राजा वजह रहे होंगे, ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नए लोग हैं जो अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए आपको बहुत सारे राजा दिखेंगे। तो जब एक विशाल साम्राज्य होगा तब आपको सिर्फ एक ही राजा दिखेगा, ज्यादातर एक ही राजा का मतलब एक ही वंश दिखेगा। लेकिन जब कोई एक विशाल साम्राज्य नहीं है तब आपको बहुत सारे छोटे छोटे राजा देखने को मिलेंगे। ये इतिहास में पैटर्न देखने को मिलेगा आपको।
हमेशा ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। क्लियर है? मौर्यास के बाद अभी ये देखने को मिल रहा है, फिर गुप्त आ जाएंगे तो गुप्त इस वैक्यूम को फिल कर देंगे और गुप्त फिर से कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइज करने की। गुप्तास के बाद फिर आप देखोगे थोड़ा सा डिक्लाइन, हर्षवर्धन इसके बाद फिर डिक्लाइन, इनफैक्ट इसके बाद जो डिक्लाइन है वहां से आपका मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो गया और बहुत सारे आप देखते हो इंडिया में इन्वेजन, इस्लामिक इन्वेजन वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो दक्कन की तरफ क्या है, और इसके अलावा और एक्सट्रीम साउथ की तरफ जब आप जाओगे तो आपको यहां पर नए तरीके की रूलिंग सिस्टम देखने को मिलती है, जिसमें एक प्रथा है चीफडम। चीफडम हिंदी में कह दो सरदारी, सरदारी ठेकेदारी एक तरीके से, और कुछ भी नहीं, कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक है, ठेकेदारी सरदारी टाइप के। तो चीफ और चीफडम, चीफ से ही चीफडम आता है, ठीक है ना, चीफ की जो सत्ता है उसी को चीफडम कहते हैं हम यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे किंग की सत्ता किंगशिप कहला रही है, वैसे ही चीफ की सत्ता चीफडम कहला रही है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। सो जो चीफ है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो क्या हो सकता है, अब मान लो इस क्षेत्र में एक राजा रूल करता है, हम इस क्षेत्र के भी छोटे क्षेत्र की बात कर लेते हैं, चलो। तो छोटे क्षेत्र में एक राजा रूल करता है, अब उस राजा को एक बड़े कंपैरेटिवली राजा का एरिया बड़ा होगा, डोमेन बड़ा होगा, तो उसको अपने जिस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसके लिए उसको बहुत सारे लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए उसने क्या किया कि उसके एरिया में और कुछ ऐसे विलेजेस हैं छोटे छोटे, ठीक है, जहां पर उसको लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो उसने देखा कि भाई उस एरिया में कुछ थोड़ा सा धाकड़ टाइप का कुछ है ना, थोड़ा मजबूत टाइप का, दिलेर टाइप का एक है, गांव का सरपंच हो गया चाहे, या गांव का मुखिया हो गया, या गांव में कोई और खास व्यक्ति हो गया, ठीक है, या गांव का कोई एक यूथ है जो थोड़ा इस तरीके से है। तो उसने कहा राजा ने कि भैया एक काम करो, तुम यहां से आज से तुम इस एरिया के मुखिया हो, चीफ हो, और ये पूरा एरिया जो है ये तुम्हारे चिफडम में आ जाएगा, यहां तुम्हारी सत्ता चलेगी। क्लियर? ये पद हेरिडिटरी भी हो सकता था और नॉन हेरिडिटरी भी हो सकता था, यानी आगे ये जो मुखिया है, चीफ है, इसका बेटा भी इसका पद ले सकता था, और हो सकता है राजा अगला अपॉइंट कर दे दूसरा कोई, ठीक है। दूसरी चीज, इनको यहां पर टैक्सेस कलेक्शन का कोई वैसे पर्टिकुलर राइट नहीं है। जैसे राजा अपने एरिया से टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा, वैसे जरूरी नहीं कि इनको यहां से टैक्स कलेक्ट करने का ही राइट होगा, ठीक है। हो सकता है ये राजा को हेल्प कर दें, असिस्ट कर दें टैक्स कलेक्ट करने में, लेकिन टैक्स रखने का राइट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, ये लोग इस एरिया से जो भी गिफ्ट वगैरह प्राप्त करेंगे ये अपने पास रखेंगे। इनफैक्ट इस गिफ्ट को ये चीफ जो है अपने, क्योंकि सपोर्टर वगैरह चाहिए होंगे ना, इसको राजा की तरफ से भी हेल्प मिलेगी, इसको चिंता नहीं करो, ठीक है। तो जो भी गिफ्ट मिलेंगे वो गिफ्ट अपने पास रखेगा, कुछ अपने सपोर्टर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश क्या करेगा ही करेगा। जो कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह होंगे उसमें आर्बिट्रेटर बनेगा, आर्बिट्रेटर का मतलब मध्यस्थ बनेगा, कि भैया कोई चोरी चकारी कुछ भी बदमाशी हो गई है गांव में, तो अब उसको निपटाना है उस डिस्प्यूट को, तो फिर ये चीफ जो है वहां जब पे जाएंगे उस एरिया में और उस प्रोटेक्शन ये सब कुछ जो है यही करेगा। इनके पास अपनी खुद की कुछ मिलिट्री बड़ी नहीं होती थी, अपने सपोर्टर की हेल्प से सारा काम करते थे, राजा को असिस्ट करते थे एक तरीके से। क्लियर है? तो यही है चीफडम और कुछ भी नहीं है। तो हमें इस तरीके की प्रथा देखने को मिलती है। तो ये जो चीफडम लोग थे इनको बेसिकली किसने अपॉइंट किया था? तो हमारे पास एविडेंसेस हैं हिस्टोरिकल कि साउथ इंडिया की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें कुछ कुछ एरिया, कहां कहां पर, एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं तमिलकम। सो तमिलकम इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेरिटरीज। तमिलकम इज द रीजन, एक क्षेत्र है जो कि कई राज्यों का ओवरलैपिंग एरिया है। ध्यान रखना, कोई एक क्षेत्र नहीं है कि तमिलकम कोई बहुत एक सिटी का नाम हो गया, एक शहर का नाम हो गया। तमिलकम एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 2-3 स्टेट्स की बाउंड्रीज ओवरलैप कर रही होंगी, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? आज के टाइम पर देखोगे तो आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु का जो रीजन है, यहां पर 3 डायनेस्टीज जो है वो अलग अलग समय पर, अलग अलग का मतलब कभी चोलास डोमिनेटेड है, कभी चेरास डोमिनेटेड है, कभी पांड्यास डोमिनेटेड है, बाकी समय इनका लगभग बहुत डिफरेंशिएट नहीं होता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइम से लेके एक पर्टिकुलर टाइम तक तीनों डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो चोलास, चेरास और पांड्यास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या मैं कहूं कि हिस्ट्री में, आपकी इतना डिटेल में नहीं बताया गया है चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में। माइट में आगे बताया गया हो जो हम साउथ के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। चोल, चेर, पांड्या, दीज वर द पावरफुल डायनेस्टीज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दक्षिण भारत में, भारत के बहुत ही मजबूत वंश हैं जिनमें आपस में भी कई बार संघर्ष होंगे,
ठीक है, सत्ता को लेके, पावर को लेके। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड साउथ इंडिया के लिए सोशली, कल्चरली, लिटरली और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकली काफ़ी प्रॉस्पेरिटी वाला रहेगा और बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इस क्षेत्र को स्टेबल और प्रॉस्परस करेंगे। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा कि तमिलकम वॉज द एरिया वेयर चोलास, चेराज एंड पांड्याज वर रूलिंग। चिफडम वगैरह भी समझ में आ गया बहुत अच्छे से। और आपको ये समझ में आ गया कि नए बदलावों के साथ में हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ उत्तर भारत की तरफ देखा था। इसके पहले जब हम मौर्यास के बारे में पढ़ रहे थे, मगध के बारे में पढ़ रहे थे, वी जस्ट स्टार्टेड अबाउट द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर थोड़ा सा सदर्न इंडिया के पार्ट की तरफ की ग्लिम्स जो है, झलकियां जो है वो देख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वी नो अबाउट दीज स्टेट्स। हमें ये जो चोल हो गए, ठीक है, चेराज हो गए और पांड्याज हो गए, तो चोला, चेराज और पांड्यास के बारे में हमें कहां से पता चलता है? चोला, चेरा और पांड्या के बारे में हमें पता चलता है एक लिटरेचर जिसका नाम है संगम लिटरेचर। ध्यान रखना, तमिल संगम। ठीक है, तो संगम बेसिकली वर्ड जो है ये किस चीज को डिनोट करता है? बड़ा इजी वर्ड है। संगम का मतलब होता है असेंबली। ठीक है, संगम का मतलब होता है असेंबली, सभा। संगम होता है ना, मिलना। ठीक है, मीटिंग टाइप की संगम। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि बहुत साल पहले, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ही पोर्शन है, तो बहुत साल पहले दक्षिण भारत का जो इतिहास है, इसकी जब हम ओरिजिन ट्रेस करना शुरू करते हैं तो जिन जिन लिटरेचर्स का जिक्र आता है उनमें एक संगम लिटरेचर जो है बेसिकली असेंबलीज हैं, जिन असेंबलीज में डिफरेंट सेजेस वगैरह डिवाइड किए गए थे और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लिटरेचर्स लिखे गए थे और इनको पैटर्नाइज किया था इन किंग्स ने, चोला, चेरास, पांड्याज ने। क्लियर है? तो हमें उन संगम लिटरेचर में इन डायनेस्टीज का जिक्र मिलता है। क्लियर है? संगम लिटरेचर जो है, संगम टेक्स्ट जो है, इनमें हमें जिक्र मिलता है किनका? ये जो इस तमिल स्टेट है अभी आपके, चोल, चेर और पांड्या, इनके बारे में बहुत बेहतरीन जिक्र मिलता है। ठीक है, इन संगम लिटरेचर में हमें बकायदा ये चीफ वगैरह हैं, इनके अपॉइंटमेंट और किस तरीके से लोग काम करते हैं, किस तरीके से इनके बीच में रिसोर्सेस का, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कैसे ये लोग एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को कब्जा करते हैं या इनके बीच में वॉर जैसे सिचुएशन होती है, तो ये जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल की सिचुएशन है, कैसे इनका इमरजेंस होता है, ये सब कुछ हमें संगम लिटरेचर में पता चल जाता है। बहुत सारे चीफ और जो राजा होते थे उस समय, इनमें से एक है सातवाहन। सातवाहन का नाम आपने इसके पहले भी शायद अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है कुछ पिछली कक्षाओं में आपने सुना होगा। ठीक है, तो सातवाहन जो है बेसिकली आपके वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी और सेंट्रल इंडिया का जो पोर्शन है, यहां पर रूल करने वाले लोग हैं सातवाहनास। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया का जो पोर्शन है 2nd सेंचुरी के आसपास, यहां पर रूल करते हैं कौन? सातवाहन रूलर। ठीक है, और सातवाहन रूलर बेसिकली कब से हैं? आज के नहीं है। ठीक है, मौर्यास के टाइम के हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो उस समय हमें रेफरेंसेस मिलना शुरू होता है कि अच्छा, देयर वर अ डायनेस्टी और देयर वाज ए डायनेस्टी और देयर वर सर्टेन रूलर्स नोन एज सातवाहनास हु वर पर्टिकुलरली रूलिंग इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पश्चिम में और कुछ सेंट्रल जो हिस्सा है। अब पहले ये क्या है? दे वर एक्टिंग एज द सबऑर्डिनेट ऑफ द मौर्यास, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा और एक्ट करना शुरू करेंगे, रूल करना शुरू करेंगे, तो ये अपने आप को और एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है ना? चलो, इसके अलावा एक तो सातवाहन हो गए। ये जितने भी हम चीफ और किंग के बारे में पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया के, इनमें आपने चोल, चेर, पांडे पढ़ लिया। चोल, चेर, पांडे के अलावा आपको सातवाहन जो है इनके बारे में समझ में आ गया। का मतलब ये लोग भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करना है, बहुत डिटेल में इनकी डायनेस्टी के बारे में नहीं जाना है। आपको बस जानना है कि दक्षिण भारत की तरफ भी छोटे छोटे और राज्य इमर्ज हो रहे हैं, जिनमें हमने देख लिया कि 3 बड़ी डायनेस्टीज हो गई, चोल, चेर और पांड्या। इसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बाद सातवाहन डायनेस्टी हो गई, जो वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की तरफ रूल कर रही होगी। ठीक है, और इसके अलावा शक जो है, शक, ठीक है, डाउट वाला शक नहीं, शकास। तो शक जो है, अब कुछ मैंने कहा था ना कि कुछ फॉरेन इन्वेजन भी हो गए उस टाइम पे इंडिया में, तो फॉरेन इन्वेजन्स जो है ये इन्हीं की तरफ से हो रहे हैं। ठीक है, शक, कुषाण, पार्थियंस, ये लोग जो है फॉरेन इन्वेडर्स हैं। तो ये लोग बेसिकली सेंट्रल एशिया से आएंगे। ये आपकी आज के डेट में मॉडर्न इंडिया में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की जो कंट्रीज है, ठीक है, मंगोलिया और ये सब, ये यहाँ पर जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती हैं। तो यहीं के
ट्राइबल्स थे, यहीं के घुमक्कड़ प्रकार के आपके आक्रांता इन्वेडर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं शकाज। क्लियर। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं चूंकि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के हैं तो कुछ लोग वहां हैं, लेकिन उनकी एक ब्रांच जो है शकाज की इस तरफ इंडिया की तरफ मूव कर जाएगी और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज की तरफ ये लोग, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट पार्ट की तरफ ये लोग रूल करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि पूरा भारत जो है, जो कि एक समय उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, पूरा 100% दक्षिण तक नहीं लेकिन फिर भी कर्नाटक तक का आप एरिया देख रहे हैं कि मौर्यास के अंडर में था, वो क्षेत्र अब विभाजित होकर छोटे छोटे रीजनल पावर्स के हाथ में चला गया है। ठीक है। इनमें दक्षिण की तरफ चोल, चेर और पांड्य रूलर्स हैं। इसके अलावा पश्चिम की तरफ और सेंट्रल इंडिया की तरफ या बेसिकली वेस्टर्न इंडिया की तरफ सातवाहनाज हैं। क्लियर है। नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज की तरफ शकाज हैं। इसके अलावा इनके भी चोल, चेर, पांड्य रूलर्स के, सातवाहनाज के अपने रीजनली चीफ हैं जिनकी चीफडम्स चलती है। क्लियर। तो इस तरीके की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है। मतलब अब वो मौर्य वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूनिफाइड ना होकर रीजनल क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से छोटा छोटा अलग अलग आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये लोग नॉर्थ वेस्ट एरिया को डिवाइड करेंगे या कहते हैं उस एरिया को डिवाइड कर लेंगे अपने आप में और रूल करते रहेंगे। यहां इनकी सत्ता चलेगी शकाज की। शकाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी है, इसलिए मेंशन भी किया गया है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एरिया संभालते थे ये लोग। नॉर्थ वेस्ट एरिया संभालेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है सिल्क रूट। ठीक है। जो कि बहुत लंबा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को मेंटेन करता है। ठीक है। जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। अगला मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में आपको आगे इसके बारे में बताया जाएगा थोड़ा सा। तो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है, इस ट्रेड को ये लोग कंट्रोल करेंगे और उससे ये लोग अपना रेवेन्यू जो है जनरेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अब ये लोग चूंकि क्या है, शकाज हैं, तो इनकी जो ओरिजिन है उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि बाहर से आए हुए लोग हैं। तो हम इनकी ओरिजिन के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानते हैं कि कहां से ये लोग बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं। इमर्जन मतलब सेंट्रल एशियन ओरिजिन है, लेकिन उस ओरिजिन में भी कौन बेसिकली एक फाउंडर ऐसा या फिर वो कहां से आता है, तो एग्जैक्ट ओरिजिन के बारे में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो रीजनली यहीं पर थे और भारत में ही उनका इमरजेंस हुआ। भारत में ही वो शायद बड़े पुराने जो रूलर्स थे इन्हीं के चीफ या चीफडम के तौर पे काम करते रहे होंगे और when they got the opportunity they emerge as the powerful kings. For example सातवाहन। तो जैसे हम देखें कि सातवाहन, in case of the सातवाहनास, once they acquired power they attempted to claim social status in variety of ways. तो इन्होंने क्या किया सातवाहनास ने कि आगे चलकर इन्होंने प्रयास किया कि भाई हम अपनी आइडेंटिटी जो है उसको यहीं से रिलेट करना शुरू करें और अपने आप को भारत के ही, या मैं कहूं कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था जो ओरिजिनेट हुई थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी में अपने आप को एडजस्ट कर ले। समझ में आ रहा होगा ना। थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं। देखो जो सातवाहन रूलर्स हैं आपके, सातवाहन रूलर्स, तो जैसा मैंने कहा ओरिजिन इनकी इंडियन ही है। ठीक है। इंडियन ओरिजिन है। तो आंध्र प्रदेश के आसपास, दक्कन के आसपास का इनका जो एरिया है ये बेसिकली यहाँ पे इनकी ओरिजिन है आंध्र, और फिर बाद में वहां से लोग आपके क्या नाम है ये उत्तर की तरफ थोड़ा सा मतलब वेस्ट की तरफ और सेंट्रल इंडिया की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अब इन्होंने क्या किया अपने आप को, जैसे मैंने कहा कि दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू क्लेम द सोशल स्टेटस इन वेराइटी ऑफ वे और वेराइटी ऑफ वेज। तो इन्होंने, इनकी ओरिजिन जो है वो मानी जाती है, दे कंसीडर देमसेल्फ एज ब्राह्मणास। सो इट इज द नोशन और इट इज कंसीडर्ड एज दैट द सातवाहनास वर बेसिकली द ब्राह्मणास। और इनफैक्ट आप इनकी जो सोसाइटी देखोगे इसमें वुमेन्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। पैट्रिलिनियल सोसाइटी नहीं दिखती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन, पिता के बाद उसका पुत्र ही रूलर बनेगा, इस तरीके से है बात। लेकिन जब बात नाम की आती है तो आप नाम में देखोगे माताओं के नाम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। सातवाहन रूलर्स जो हैं वो अपनी मदर्स के नाम इस्तेमाल करते हैं। तो माइट भी इससे ये भी शो करने को मिलता है कि थोड़ा सा मात्र सत्तात्मक तरफ झुका हुआ था ये समाज, या जो फीमेल्स हैं इनकी कंडीशंस ठीक ठाक थी वहां पे। क्लियर है। तो इस तरीके से अपने आप को अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे कि यस वी आर इन दी हाई ऑर्डर ऑफ द सोशल स्टेटस। ब्राह्मणा सबसे ऊपर वाला स्टेटस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइन किंग। तो अनदर नोशन ऑफ किंगशिप इज, तो पहला नोशन क्या था, चीफ एंड किंग्स हु इमर्ज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमने देखा कि दक्षिण की तरफ कुछ छोटे छोटे और
राजतंत्र जो है बन रहे हैं, जिनमें आपने देख लिया कि चोला, चेरा, पांड्या ये लोग हैं। इसके अलावा आपने देख लिया कि सातवाहनाज हैं, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ लिया यहाँ पे। इसके बाद फिर आपने देख लिया कि शकाज वगैरह हैं, ठीक है, इनके बारे में आपने पूरी जानकारी ले ली जितनी भी संभव थी। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो नोशन है इस समय डेवलप हो रहा है, मींस देयर वर सर्टेन किंग्स और सर्टेन रूलर्स बाहर से आए हुए हैं चाहे अंदर के हों, यानी इंडिजिनस ओरिजिन हो, यहीं के ओरिजिन वाले हों, या फिर बाहर से आए हों। ये लोग अपने आप को थोड़ा सा बहुत ग्रेट पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी जो इमेज है वो इंसान नहीं देवता के साथ या देवता की तरह अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके का नया नोशन हमें यह भी देखने को मिलता है, डिवाइन किंग्स। व्हाट काइंड ऑफ डिविनिटी वाज देयर? सो वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस। देखो, राजा हो और आपको अपनी सत्ता को एक्सर्ट करना है, तो एक जो तरीका हुआ कि आपने उस पर्टिकुलर एरिया पे अधिकार कर लिया। तो अधिकार कर लिया वो एक बात हो गई, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनकी नजर में भी आपको एक महान व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो अगर आप बाहर से आए हुए हो, कोई बाहर की रीजन से आए हो, जैसे यहाँ पे कुषाण का जिक्र किया गया, तो कुषाण लोग जो है बेसिकली इंडो यूरोपियंस हैं, ठीक है, बेसिकली इनकी चाइना से ओरिजिन ट्रेस होती है। तो वहां से लोग फिर नॉर्थ वेस्ट चाइना से मूव करते हुए उनकी एक ब्रांच इधर तरफ आ जाएगी। तो अब ये जब आएंगे यहाँ पे, तो इनको तो कोई नहीं पहचानता है। तो जब ये अपने आप को एक देवत्व की तरह, देवता की तरह, डिवाइन ओरिजिन वाला शो करेंगे, तो उससे कम एट लीस्ट ये फर्क पड़ सकता है ना कि अच्छा हाँ, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसे हैं। तो कुछ भी हो, चाहे वो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, किंवदंतियों के थ्रू या कहानियों के थ्रू ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ एक लोगों का जो आउटलुक है वो डेवलप होगा इनके प्रति। सो वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस, अनदर वे, दूसरा एक और तरीका जो था अपने आप को सामाजिक रूप से उच्च वर्ग में रखने का या अपने आप अपना स्टेटस हाई शो करने का, वो कि आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डीटीज, अपने आप को कुछ डीटीज के तौर पे, देवताओं के तौर पे, ठीक है, देवता, डीटी का मतलब होता है मूर्तियां, ठीक है, देवताओं की जो मूर्तियां वगैरह होती हैं, ठीक है, तो अपने आप को कुछ देवत्व की तरह शो करना। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द कुषाण, ठीक है। तो कुषाण जो है फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, शुरुआत के जो 300 साल हैं, इसमें ये लोग कुषाण लोगों का जिक्र आता है। फर्स्ट सेंचुरी के आसपास से लोग आएंगे यहाँ पे रूल करने के लिए, और ये लोग बड़े, ये जो आपका ये देखो, ये कुषाण एम्पायर है, ये चाइना से इनकी ओरिजिन यहाँ से ट्रेस होती है, और फिर इनकी एक जो ब्रांच है वो इंडिया की तरफ यहाँ मूव कर जाएगी, ध्यान रखना। तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट एम्पायर वाला हिस्सा है, जिसमें कुछ समय तक शकाज भी रूल किए हैं, ठीक है, ये देखो, इस समय चोला हैं, यहाँ पर पांड्या हैं, ठीक है, इसी जब आपको चेरा मिल जाएंगे, सातवाहन रूलर्स हैं, ये सातवाहन रूलर्स हैं जिनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान, ठीक है। तो ये आपको छोटे छोटे एम्पायर्स इस समय इस एरिया में देखने के लिए मिल जाएंगे, जबकि यहां पर पहले क्या था, इस एरिया से ले लो इस एरिया तक पूरा आपको क्या एक एम्पायर, एक साम्राज्य दिखता था, जो कि था मौर्य साम्राज्य। अब जब मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया, तो कोई तो आएगा उस जगह को फिल करने के लिए, तो कोई एक नहीं है, रीजनली बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स हैं जो कि इस एरिया को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो दीज आर दी कुषाण पीपल्स, ठीक है, जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के एक बड़े इलाके को रूल करेंगे। और आ कहां से रहे हैं ये लोग भी? सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब बेसिकली आ रहे हैं ये चाइना के तरफ से, लेकिन ये सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक का पूरा एरिया जो है उसको रूल करेंगे या मैनेज करेंगे या एडमिनिस्टर करेंगे, आप कह सकते हो। क्लियर है? तो ये अपनी जो ओरिजिन है, ये अपना जो स्टेटस है, इसको कैसा शो कर रहे हैं? दे आर शोइंग देमसेल्फ एज दी डेमीगॉड्स, देवताओं की तरह अपने आप को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, हमें बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिलते हैं। कजल कडफिस करके एक पर्सन था जो इसको फाउंड करता है, कुषाण डायनेस्टी को, इंडिया का जो फाउंडर है बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग समय पर कुछ अभिलेख वगैरह इंस्क्राइब कराए हैं इंस्क्रिप्शंस में। इंडिया में बहुत फेमस रूलर है कुषाण एम्पायर का कनिष्क, जिसका नाम आपने शायद पढ़ा होगा इसके पहले, ठीक है, बुक में। तो हमें बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, टेक्स्ट मिलते हैं, जहां सर कुषाण एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स द बेस्ट एविडेंस्ड इन देयर क्वाइंस एंड स्कल्पचर। किस तरीके का
नोशन ये अपने लिए चाहते थे, किस तरीके की आइडेंटिटी अपने लिए चाहते थे, किस तरीके से ये अपने आप को देखा जाना चाहते थे जनता के द्वारा, ये हमें कहां से पता चलता है? सबसे ज्यादा पता चलता है इनके स्कल्पचर और इनकी कॉइन से। तो इनकी जो मूर्तियां वगैरह आपको बनी हुई मिलती हैं इस काल की, इनके फैमिली डायनेस्टी की, और इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे, इन कॉइन्स में आप देखोगे तो अपने आप को ये क्या शो कराते हैं? डीटी शो कराते हैं। स्कल्पचर्स में भी आप देखोगे तो इनको थोड़ा सा सुपर नेचुरल टाइप का आउटलुक दिया गया है। क्लियर है? चलो, तो हमें देखने को मिलता है कि कुषाण के जो शासक हैं ये अपनी कुछ भव्य मूर्तियां बनवाएंगे। ठीक है, कहां पर? मथुरा वगैरह में। मथुरा जो है वो कैपिटल रहेगी कुछ काफी समय तक के लिए। ठीक है, मथुरा जो है वो काफी समय तक के लिए कुषाणों की राजधानी रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो अब मथुरा एक कल्चरल सिटी भी थी, आपको पता है, कल्चरल सिटी थी। और कल्चरल सिटी है कि इसका मतलब है कि वहां पर धार्मिक महत्व है उस पर्टिकुलर जगह का, मथुरा का उस समय तक। और धार्मिक महत्व होने की वजह से, सांस्कृतिक महत्व होने की वजह से ये लोग अपने आप को वहां पर मूर्तियों के तौर पर, वहां पे बहुत सारे ऐसे मठ वगैरह होंगे, मंदिर होंगे जहां पर अपनी बड़ी बड़ी स्टैच्यूज जो है उसको इंस्टॉल करवाएंगे, उसको बनवाएंगे। अब इससे ये इंडिकेट हो सकेगा, या इससे ये एक चीज स्टैब्लिश हो सकेगी कि माइट बी द कुषाण बिलोंग्स टू और रिलेट्स टू दिस कल्चरल एथोस। ठीक है, ये जो यहाँ की सांस्कृतिक थाती है, सांस्कृतिक विरासत है, इनसे कुछ ना कुछ लेना देना होगा कुषाण लोगों का। अब नॉर्मल व्यक्ति इतना ज्यादा नहीं सोचता है टेक्निकल, लेकिन जो रूलर है वो बहुत ज्यादा इस बारे में सोचता है कि लोगों की विचारधारा से जुड़ा जाए, या लोग जिस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं उसी से जुड़ जाया जाए, उसी से कनेक्ट हुआ जाए। तो जब उसी से कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी वर्शिपेबल हो जाएंगे और हम भी उतने ही रिस्पेक्टेबल हो जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा हमें ऐसे ही कुछ स्टैच्यूज जो हैं, मूर्तियां जो हैं, जैसे कि मथुरा वगैरह में कनिष्क की मिलती हैं, उसी तरीके से कुषाण रूलर्स की मूर्तियां हमें अफगानिस्तान वगैरह में मिलती हैं। ठीक है, तो इतिहासकारों का यह मानना है, ये इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि कुषाण लोग अपने आप को देवता की ही तरह, या देवता ही भगवान की तरह, ईश्वर की तरह, या उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह शो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? मेनी कुषाण रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल। अब देखो, तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ मूर्तियां हैं, कुछ कुछ मूर्तियों के साथ में अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, देवपुत्र। तो देवपुत्र का मतलब हो गया कि आई एम द डिसेंडेंट ऑफ द गॉड, या देवता। ठीक है, और सन ऑफ गॉड, इस तरीके से। सो पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रूलर्स माइट बी, इनकी जो चूंकि ओरिजिन है चाइना से, चाइना में ये पैटर्न चलता था, चाइना में ये पैटर्न ऑलरेडी चलता था कि वहां पे जो रूलर होते थे, ये रूलर अपनी डिविनिटी को प्रूफ करने की कोशिश करते थे, या अपने आप को डिवाइन शो करने की कोशिश करते थे। और डिवाइन शो करने के चक्कर में अपने आप को सन ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग का पुत्र बताते थे। तो शायद वो नोशन जो कुषाण रूलर्स थे वो भी इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और अपनी कंडीशन को कंसोलिडेट करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं वो देवपुत्र और इस तरीके से मूर्तियां, गॉड लाइक फीचर्स, ये सब कुछ। क्लियर? सेम चाइना से ये प्रैक्टिस मैच करती है, तो माइट बी वही इंस्पिरेशन इनके पास है जो जहां से इनकी ओरिजिन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय द 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी के आसपास, देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स। अब देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको जितना भी आपने पढ़ा। एक बार मैं फिर से उसको आपको रिलेट करता हुआ और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अब जो बात यहां पर कही जा रही है ना, ये बात फिर से आपको दूसरी जगह लेके जा रही है। ठीक है, आपने जब इस बुक की शुरुआत की, तो इस बुक की शुरुआत करने के दौरान, इस बुक का मतलब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ऐसा कहना चाहिए मुझे। जब आपने इस चैप्टर की शुरुआत की, ऐसा कह देता हूं, बुक तो बहुत कुछ पढ़ चुके हो, तो जब आपने इस चैप्टर की शुरुआत की, तो इस चैप्टर की शुरुआत आपने की 6th सेंचुरी के आसपास। 6th सेंचुरी के आसपास हमारे हिस्टोरियंस को, ब्रिटिश हिस्टोरियंस को कुछ एविडेंसेस मिलना शुरू होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल सिटीज या सेटलमेंट्स बने थे। इन पॉलिटिकल सेटलमेंट्स को महाजनपद वगैरह नाम दिया। अब इन महाजनपद में एक ऐसी महाजनपद थी मगध। ठीक है, मगध जो कि पावरफुल महाजनपद बन के उभरी, और इसी मगध महाजनपद पे आगे जाके एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ जिसको नाम दिया गया मौर्य साम्राज्य। तो आपने क्या पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर इज देयर। हमारे
शुरुआती जितने वीडियो थे दे वर डेडिकेटेड फॉर द मौर्याज, वो सब मौर्याज को डेडिकेटेड थे। मौर्य को मतलब इस सेकंड चैप्टर में सारे डेडिकेटेड है वीडियोस, शुरुआत में मौर्य को। मौर्य एम्पायर में आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में, दो ही का रेफरेंस था थोड़ा सा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद जब मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा तब आपने क्या देखा कि मौर्य एम्पायर अब वहां पर नहीं है, बल्कि मौर्य साम्राज्य की जगह में हमें देखने को मिलता है कि कुछ क्षेत्रीय और कुछ बाहर से आए हुए रूलर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर रूल करते हैं, उनकी अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, चीफडम, ठीक है। इनमें बेसिकली आपने चोला, चेरा और पांड्या इनको देख लिया, आपने सातवाहना को देख लिया, आपने कुषाण को देख लिया, आपने शकास को देख लिया, ठीक है। इन रूलर्स को बेसिकली देख लिया। इसके बाद अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहां से, ये जो पैराग्राफ शुरू होने वाला है, इस पैराग्राफ में आप देखोगे कि जहां एक और बहुत सारे, ठीक है, साउथ की तरफ तमिलकम बना हुआ है, तमिलकम, चोल, चेर और पांड्य रूलर्स यहां पर रूल कर रहे हैं। चोल, चेर और पांड्य रूलर्स के रूल करने के साथ साथ में सातवाहनाज रूल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं शकाज रूल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कुषाण रूल कर रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में से उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय होता है, एक नए पावर का इमर्जेंस होता है इस टाइम पर, और ये जो नया पावर है, नई शक्ति जो इमर्ज हो रही है, ठीक है, ये है गुप्त, ठीक है। तो भारत में वापस से ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, रीजनल पावर्स हैं, ये रीजनल पावर्स अब लगभग धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे और इनको यूनाइट कर देगा, या मैं कहूं इनको एनेक्स कर लेगा, इनको जीत लेगा गुप्त साम्राज्य, और वापस से गुप्त साम्राज्य विल ट्राई टू मेक द सेम एडमिनिस्ट्रेशन एज इट वाज देयर इन और ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो मौर्य की जैसा एक बार फिर से यूनिफिकेशन, तो मैंने कहा ना हिस्ट्री इज ऑल अबाउट राइज एंड फॉल, तो एक बार फिर से राइज हुआ मौर्य में, फिर फॉल, और फॉल में का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो देख रहे हैं हम, बट हम एक यूनिफाइड साम्राज्य नहीं देख रहे हैं इस टाइम पे। तो अब उस फॉल के बाद वापस से हमें एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिल सकता है, एक बड़ा साम्राज्य देखने को मिल सकता है, और वो है गुप्त साम्राज्य। तो हमें चौथी शताब्दी के आसपास, 4th सेंचुरी के आसपास एविडेंसेस मिलते हैं एक लार्जर स्टेट के, ठीक है। यहां पर कहीं पर लार्जर स्टेट का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, तो जब हम लार्जर स्टेट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब समझ लेना कि यहां पर एक ज्यादा विशाल साम्राज्य की स्थापना के बारे में चर्चा हो रही है। सो लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर, ठीक है, जिसमें गुप्त साम्राज्य था। इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूडिंग वर्ड ज्यादा यूज करना नहीं चाहिए था यहाँ पे, इनफैक्ट गुप्त एम्पायर ही लिख देते तो बाकी सारी चीजें इसमें आ जाती, क्योंकि गुप्त साम्राज्य आगे जाके धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा। तो माइट भी अभी चूंकि बिगिनिंग की बात है इसलिए इन्होंने इंक्लूडिंग वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, कि हमें बड़े बड़े राज्य दिखते हैं जिनमें एक गुप्त साम्राज्य है, क्योंकि आगे जाके गुप्त साम्राज्य सबको इंक्लूड कर लेने वाला है। मैक्सिमम समुद्रगुप्त के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को ये इंक्लूड कर देने वाला है। मेनी ऑफ दीज डिपेंड ऑन सामंतास। साथ ही हमें यहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है गुप्त साम्राज्य में, ये एक नए तरीके का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम देखा था, आपने देखा था चीफडम वाला। यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, सामंतवादी व्यवस्था देखने को मिलेगी। सामंतवादी व्यवस्था में क्या है, सामंत जो है वो फ्यूडल्स हैं बेसिकली, सामंत को अंग्रेजी में कह दो तो फ्यूडल्स। अब ये फ्यूडल्स क्या होते हैं, सो बेसिकली द किंग, अब एक राजा हो गया, तो राजा जो है, किंग जो है, ये अपने सबॉर्डिनेट कुछ डेप्यूटी किंग कह दो, या जैसे ये महाराज हो गए, ठीक है, एम्परर हो गए, तो ही विल अपॉइंट सर्टेन लोकल किंग्स एज ए, नॉट ओनली अपॉइंट बट यू कैन से कि मान लो जैसे युद्ध में उनको डिफीट किया या नहीं भी डिफीट किया, तो ये कह सकते हो कि अपनी पावर को एक्सर्ट करने के लिए उनके साथ में अलायंस में या ट्रीटी में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, ट्रीटी में एंटर हो गया, और इसके बाद इस पर्टिकुलर छोटे एरिया या आसपास के जितने एरिया थे, यहां पर इस राजा ने इनको अपना सामंत बना लिया। सामंत का मतलब एक तरीके से ये लोग एलाय हैं, और ये बड़ा राजा हो गया महाराज टाइप का, ये छोटे राजा हो गए। ये आवश्यकता पड़ने पर सामंत जो होंगे विल हेल्प द किंग, क्लियर है, मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये लोग इस एरिया में लोकल लेवल पर अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट करेंगे। इस पूरे लोकल एरिया में टैक्सेस का कलेक्शन, आपने देखा था चीफ वगैरह को टैक्स कलेक्शन का राइट नहीं था, लेकिन यहां सामंताज को टैक्स कलेक्शन का राइट है, तो दे विल कलेक्ट द टैक्सेस। ध्यान रखना, टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करेंगे। इस टैक्स को कलेक्ट करने के साथ साथ आर्मी भी मेंटेन करेंगे ये लोग प्रॉपर। वहां पर आपने देखा था, मतलब चीफ से काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है सामंताज का। तो
चीफ आर्मी मेंटेन नहीं करते थे, लेकिन जो सामंत हैं दे विल मेंटेन आर्मी, आर्मी को मेंटेन करेंगे, आर्मी मेंटेन करने के साथ साथ वॉर वगैरह भी लड़ेंगे बाकायदा। तो टैक्स का एक हिस्सा अपने पास रखेंगे और कुछ हिस्सा राजा को भी भेजेंगे, जो उसका थोड़ा सा सुप्रीम राजा है, जिसने उनको बाकायदा यहाँ पर फुल फ्रीडम दे रखी है अपने हिसाब से गवर्न करने के इस एरिया को। सो सामंताज आर दी मैन, द पीपल और दी सबऑर्डिनेट रूलर्स who maintain themselves, जो अपने आप को इस पर्टिकुलर एरिया में मेंटेन किए रहेंगे प्रॉपर, कैसे? लोकल सपोर्ट के द्वारा, लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके, और वो क्षेत्र जो होगा, वो एरिया जो होगा, वो रीजन होगा, उस पर उनका कंप्लीट कंट्रोल भी होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर्स। मैंने समझा दिया पहले ही कि ये लोग आवश्यकता पड़ने पर, अब जैसे मान लो राजा के ऊपर विपत्ति आ गई, समस्या आ गई, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो उसके सामंत, जितने भी सामंत है, वो सब सेना वेना लेके नहा धो के तैयार कि चलो महाराज आपके हिसाब से फाइट की जाएगी, आपको जिताया जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो राजा है वो अपने सामंतों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा अपनी प्रोटेक्शन वगैरह या अपने डिफेंस वगैरह के लिए एक तरीके से। तो जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो ये लोग मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और होमेज, होमेज का मतलब समझ गए ना, कि जैसे टैक्स वगैरह दे ही रहे हैं, टैक्सेस के साथ साथ समय समय पर गिफ्ट वगैरह भी देते जाएंगे महाराज को। ठीक है? तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हो कि जो गुप्त शासक थे, इनका जो रूल करने का पैटर्न था, ये मौर्यास की तरह नहीं है। मौर्यास ने क्या किया? मौर्यास ने कंप्लीट कंट्रोल किया और अपने अथॉरिटीज को ही वहां पर जो है अपॉइंट किया हुआ है, जिनका कुछ ऐसा नहीं, जिनको सैलरी वगैरह दे रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं कि वो अपने हिसाब से आर्मी मेंटेन करते रहे, उनका कंट्रोल रहे प्रॉपर तरीके से, नहीं। ब्यूरोक्रेसी रहेगी, ऑफिसर्स रहेंगे, ऐसा वो लोग अपॉइंटेड रहेंगे पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन यहां पर हमें सामंत देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहां पर सम्राट की स्थिति हमें उतनी ज्यादा मजबूत नहीं दिखती है जितनी मौर्य के जमाने में थी, क्योंकि मौर्य में सम्राट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, उसको ज्यादा आवश्यकता नहीं थी ऐसे लोगों की। पर शायद आगे जाके आते समय गुप्त लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहे होंगे और इसलिए इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को फॉलो किया होगा, या माइट भी इनको ये कन्वीनियंट लगा होगा, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ जैसे समुद्रगुप्त जैसे रूलर हैं, जिनके बारे में ये है कि इन्होंने एक काफी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, साम्राज्यवादी था, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी वाला था समुद्रगुप्त, जिसने बहुत सारे लोगों को डिफीट किया। तो वो खुद भी इतना पावरफुल है कि ही डिड नॉट नीड द हेल्प ऑफ सामंतास। तो हो सकता है उस समय इसने ये सोचा होगा कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट चल रहा है तो चलने दो, जब आवश्यकता पड़ेगी आई कैन इजिली डिफीट दैट सामंत, अगर कोई रिबल करता है, प्रोटेस्ट करता है। क्लियर है? तो ऐसी व्यवस्था थी यहाँ पे। पावरफुल सामंतास कुड बिकम किंग। ऑब्वियस सी बात है, जब राजा डिपेंड है सामंत के ऊपर तो कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि किंग कमजोर पड़ सकता है। कैसे कमजोर पड़ेगा? प्रॉपर डिसीजन मेकर नहीं है, उतना विजनरी नहीं है, उतना अच्छे से हिसाब किताब नहीं रखता है चीजों का, और खुद भी उतना मिलिट्री स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं है, उतना बड़ा कमांडर नहीं है। ठीक है? तो आप किसको ओबे करोगे, किसको होमेज दोगे, किसको गिफ्ट दोगे? जब आपको लगेगा कि हाँ बुद्धिमान है मेरे से, शक्तिशाली है मेरे से, ठीक है, हर एक चीज में मेरे से आगे है, डिसीजन मेकिंग में मेरे से आगे है, लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, तब आप उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करोगे। जब आप देखोगे कि कुछ कर ही नहीं पा रहा, पगला टाइप का है, तो फिर आप क्यों उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट करोगे? तो फिर जब ऐसे सिचुएशन देखने को मिलती थी कि राजा कमजोर पड़ गया किसी भी कंडीशन में, वो लीडरशिप के लायक ज्यादा नहीं है, बस वो राजा बन गया क्योंकि राजा का बेटा था, तो जो पावरफुल सामंत हैं दे विल ट्राई टू डिथ्रोन दैट किंग, है ना, उसको गद्दी से हटा के खुद भी राजा बन जाएंगी। ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक, कन्वर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्व्स बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन, और फिर ये सिचुएशन हो जाएगी कि जो पहले सामंत था वो अब महाराज, और जो महाराज थे वो एक्चुअल में अब सामंत की तरह बिहेव करना पड़ेगा मजबूरी में उनको, ना चाहते हुए भी वो सामंत की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो पोजीशन है उसको रिड्यूस कर दिया गया है एक सबऑर्डिनेट पोजीशन के तौर पर, और ये सबऑर्डिनेट पोजीशन वही पोजीशन है जो सामंत की पोजीशन है। तो आगे जाकर आपको इतिहास में इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जो अगला इसके बाद आएगा, जैसे वर्धन डायनेस्टी के बारे में बात करोगे, तो वर्धन डायनेस्टी में जो हर्षवर्धन के जो 4 फादर्स हैं, ठीक है, बेसिकली दे वर एक्टिंग एज द सामंतास, और जब मौका मिला उनको तो दे देमसेल्फ एस्टैब्लिश देयर रूल। तो इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्त रूलर्स या गुप्त शासकों के बारे में जो हमें इतिहास पढ़ने को मिलता है, इतिहास समझने को मिलता है, या गुप्तों का जो इतिहास समझने को मिलता है। देखो इस पूरे वीडियो में आपका लेटर मौर्य से लेके यानी मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन फेज से लेके, ठीक है, और गुप्त को पूरा कवर कर लिया गया है, गुप्त एम्पायर को पूरा कवर कर लिया गया है बेसिकली।
ये पूरा सब्जेक्ट मैटर है इस वीडियो के डिस्कशन का, या मैं कहूँ इस पूरे आपके टॉपिक के डिस्कशन का, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप का। क्लियर? तो हमें गुप्त शासक जो हैं इनके इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ज़्यादातर इस समय का लिटरेचर है। गुप्त शासन काल के दौरान बहुत सारे ऐसे साहित्य मिले हैं हमें, ऐसे बहुत सारी बुक्स मिलती हैं हमें जिनके बारे में आप जब मतलब जिनको आप पढ़ोगे तो जिससे आपको गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, गुप्त रूलर्स ने गोल्ड कॉइन वगैरह इशू किए थे, जिन गोल्ड कॉइन्स में जो गोल्ड की क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी शुरुआत के दौर पे, बाद में थोड़ी सी कम भी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलता है। तो कॉइन्स में नाम वगैरह इनग्रेव्ड है राजाओं के, ठीक है, उनके टाइटल्स इनग्रेव्ड हैं, बड़े बड़े हैवी टाइटल्स जो है वो डिवाइन वाला ये जो लिखा है ना, ये इम्प्लाइड है यहाँ पे, ये एप्लीकेबल है यहाँ पे। फिर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, समुद्रगुप्त वगैरह के इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रशस्तिस। प्रशस्ति का मतलब ग्लोरिफिकेशन होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है बड़ाई करना, बहुत बढ़िया एकदम, महाराज, महाराज नहीं है भगवान है, ठीक है। तो प्रशस्ति, प्रेज करना, ग्लोरिफिकेशन करना इज कॉल्ड प्रशस्ति। तो हमें इस तरीके से ये एविडेंसेस मिलते हैं। सो व्हाइल हिस्टोरियंस ऑफन अटेम्प्ट टू ड्रॉ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जब इतिहासकार, अब इनमें क्या है, इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो जैसे प्रशस्ति वगैरह हो गई, तो प्रशस्ति वगैरह में क्या रहता है, ग्लोरिफिकेशन है। अब ये ग्लोरिफिकेशन कई बार आज के इतिहासकारों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि नहीं, कि मतलब बहुत प्रेज किया हुआ रहता है, तो उनको ये लगेगा इतिहासकारों को ज्यादातर कि माइट भी उसके कोर्ट में रहता था, उस राजा के दरबार में रहता था वो, कोर्ट पोएट, दरबारी कवि। तो जो कवि का काम क्या है, पोएट का काम क्या है कि अपने मास्टर का ग्लोरिफिकेशन करना, तभी तो उसका पेट चलेगा। तो माइट भी यहाँ पर थोड़ा सा ओवर ग्लोरिफिकेशन हो गया होगा। क्लियर है? तो इसलिए हिस्टोरियंस को कोशिश क्या करते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन कॉम्पोजिशन से, कि इनमें जो लिखी है चीजें, यहाँ पर हो सकता है 80% बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया हो कि महाराज जब उठते हैं सो के तो पीछे प्रकाश निकलता रहता है, इस तरीके से ना, लाइट वाइट निकलती रहती, कुछ भी बता दिया ऐसा मान लो, लेकिन कुछ तो फैक्चुअल भी होगा। ऐसा नहीं है कि सब गप टाइप की होगी, कुछ तो महाराज किस तरीके से, किससे हारे, किससे जीते, कैसा युद्ध लड़ने गए, तो उसमें कुछ कुछ इन कॉम्पोजिशंस में कुछ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ये लोग कोशिश करते हैं रीड करने की और वहां से उन चीजों को निकालने की जो सही हो, लिटरली ट्रू हो। मतलब ऐसी चीजें इन कॉम्पोजिशंस में से, कंपोज किए गए लिटरेचर में से कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ करें, निकाल के आए, ठीक है, जो कि इन पोएट्स ने किया हुआ है, जैसे प्रशस्ति वगैरह में, जो कि थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट हो और हमारे लिए डाइजेस्टेबल भी हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब, जैसा मैंने कहा, प्रशस्ति का मतलब बेसिकली होता है ग्लोरीफाई करना, ठीक है, प्रेज करना, बहुत बढ़िया, गुणगान करना, एक तरीके से गुणगान करना। तो जब आप गुणगान करते हैं तो गुणों का बखान करते हैं, मतलब कहने का कि जो महाराज के अंदर गुण हैं उनका बखान करेंगे। आप एक भी अवगुण नहीं देखोगे, सारे अवगुण को ओवरलुक कर दोगे। क्लियर है? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद कुछ ना कुछ इस तरीके से आपने लिखा हो कि, है ना, जो डाइजेस्टेबल गुण हो। कुछ कुछ आप ऐसा भी लिख सकते हो जो बहुत ज्यादा एग्जिग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये प्रयाग का नाम आप सब लोग जानते हैं, नया नाम इलाहाबाद का, मतलब नया नाम क्या, एक्चुअल नाम जो है इलाहाबाद का, उसको प्रयाग कहते हैं। पहले भी प्रयाग ही कहते थे, बीच में इलाहाबाद कहने लग गए, तो फिर अब फिर से प्रयाग कहते हैं। तो वहां पर एक ग्लोरिफिकेशन किया गया है एक पिलर में, जिसको हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। इसी को इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन। ये लिखा है हरिशेन ने। हरिशेन जो है ये समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट है। गुप्त साम्राज्य में एक सबसे शक्तिशाली जो रूलर है आपका, ठीक है, ये है समुद्रगुप्त, ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसकी जो तुलना है वो नेपोलियन से की जाती है और कहा जाता है, एक इतिहासकार थे वीए स्मिथ करके, विंसेंट स्मिथ, तो वीए स्मिथ ने इसका कंपैरिजन किया है इसके बारे में पढ़ने के बाद, प्रयाग प्रशस्ति वगैरह पढ़ने के बाद, एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और दो चीज़ों की वजह से किया है, एक तो इसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, और दूसरा इसने वॉर और बैटल जो इतने लड़े, माइट भी, है ना, लड़े ही होंगे तभी साम्राज्य बढ़ाया होगा। तो ये भी कंसिडर किया जाता है कि ही नेवर लॉस्ट एनी बैटल, ठीक है। तो अपने इंपीरियल एक्सपीडिशंस के दौरान, कैंपेन्स के दौरान, ही नेवर लॉस्ट सिंगल बैटल, ठीक है। तो एक भी युद्ध ना हारने की वजह से इसको नेपोलियन से तुलना की जाती है। हालांकि ये अंग्रेजों का मूर्खता है,
नेपोलियन शुड बी कॉल्ड एज समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त आज है, नेपोलियन कितने साल बाद आएगा अभी देखो, है ना। अभी तो ये 4th सेंचुरी में है, 4th सेंचुरी में है, और नेपोलियन को आने में भी 600-700 साल लग जाने वाले हैं, 800 साल लग जाने वाले हैं, है कि नहीं। इनफैक्ट ज़्यादा समय लग जाने वाला, 1000 साल से ज़्यादा लगने वाला, ऐसा 1000 साल बाद नेपोलियन आएगा। तो बड़े की तुलना छोटे से होती है कि छोटे की तुलना बड़े से होती है? चलो कोई बात नहीं है, पर आप गुलाम थे तो उसका फायदा तो आपको, मतलब नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि है जिनका नाम है हरिशेन। तो हरिशेन, और दूसरा ये भी कह सकते हो ना कि चूंकि अंग्रेज लोग इसको खोज रहे हैं तो उनके दिमाग में जो है उससे वो कंपेयर करते चले जा रहे हैं, बेचारों की गलती नहीं है। ठीक है, नेपोलियन तो बहुत पहले से है वहां पे, उनके हिसाब से ये बाद में मिल रहे हैं भाई साहब, तो बाद में मिल रहे हैं तो उन्होंने इस हिसाब से उनसे कंपैरिजन कर दिया, ऐसा यही एक तरीका समझ में ज्यादा ठीक आता है। तो हरिशेन जो है ये दरबारी कवि है, समुद्रगुप्त के दरबार में बाकायदा रहते थे भाई साहब। और इन्होंने, अच्छा गुप्तों की लैंग्वेज क्या थी? गुप्ता एम्पायर में संस्कृत जो थी वो उनकी लैंग्वेज थी मेन, ध्यान रखना। जो मेन होता था ना, कोर्ट लैंग्वेज जिसे कहते हैं, दरबारी भाषा जो कहते हैं, है ना। जैसे आज के डेट में आप हिंदी इंग्लिश में काम करते हो, आपकी सरकार हिंदी अंग्रेजी में काम करती है, अलग अलग रीजन्स में जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ काम होता है उस तरह से, है ना। ब्रिटेन में अंग्रेजी में काम होता होगा बेसिकली, मुगलों के टाइम पर पर्शियन लैंग्वेज में काम होता था, वैसे ही उस जमाने में गुप्तों के समय में संस्कृत में काम होता था ज़्यादातर। क्लियर है सब कुछ? तो इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। हरिशेन ने भी ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसमें इसने क्या लिखा है? ही इज सेइंग दैट समुद्रगुप्त इज नो विदाउट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूबली क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त एक महान शासक है, द ग्रेट रूलर। ठीक है, 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये चीज हमें समझने में सहायता मिलती है जब हम प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति पढ़ने के दौरान आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये है प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर, जिसके काफी बड़े अंश में आप देखेंगे कि ग्लोरिफिकेशंस लिखे हुए हैं। क्लियर है? ग्लोरिफिकेशंस जो है वो लिखे हुए हैं। और इसी तरीके से आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमने बात की ना, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है बाद में, खासकर ये जो शकास। तो जब हम शकों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं तो शक में आगे जाके एक रूलर आता है रुद्रदमन। रुद्रदमन, तो जब हम रुद्रदमन के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं तो रुद्रदमन के बारे में जानकारी हमें कहां से पता चलती है? रुद्रदमन के बारे में जानकारी आपको पता चलेगी इस गिरनार इंस्क्रिप्शन से। तो गिरनार इंस्क्रिप्शन जो है ये गुजरात में मिलेगा आपको। ठीक है, तो गुजरात में जगह है गिरनार, वहां पर ये इंस्क्रिप्शन जो है लिखा हुआ है इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इस इंस्क्रिप्शन में है क्या बेसिकली कि गुजरात में वो एरिया पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता था, पश्चिम में पूरा वेस्ट का एरिया मौर्य के कंट्रोल में था, और मौर्य के कंट्रोल में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में शुरुआत में, बाद में फिर अशोक और उसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और फिर उसके पोते अशोक के कंट्रोल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस समय यहां पर क्या था कि वाटर की थोड़ी सी क्राइसिस या इरिगेशन की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन इरिगेशन की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक लेक बनवाई थी, आर्टिफिशियल लेक थी, सुदर्शन लेक। ठीक है, तो सुदर्शन लेक थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गई थी, डायलापिडेटेड हो गई थी, मतलब टूट फूट गई थी। तो बाद में आपका ये जो क्षेत्र है, यही वाला क्षेत्र शकों के कंट्रोल में आया जब मौर्य डिक्लाइन में आ गए। तो रुद्रदमन जो है ये वापस से इसका जीर्णोद्धार करवाता है, यानी इसको रिनोवेट करवाता है, इसको सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाता है। और रिनोवेट करवाने के बाद जो आपका गिरनार इंस्क्रिप्शन है, इस गिरनार इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन करवाता है, ठीक है, इस लेक के बारे में। तो यहां से हमें दो एविडेंसेस मिल जाते हैं कि लेक एक्चुअली बनाई गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और दूसरा फिर जो है वो रिनोवेट करवाई गई किसके द्वारा? शकों के द्वारा। तो इस तरीके से कई बार ये जो राइटिंग्स होती हैं वो हमें ना सिर्फ एक रूलर बल्कि बहुत सारे अलग अलग रूलर्स के बारे में जानकारी देती हैं, और ना सिर्फ जानकारी देती हैं बल्कि उस जानकारी को ऑथेंटिकेट कर देती हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। दो इंपॉर्टेंट यहां पर ये गिरनार इंस्क्रिप्शन प्लस प्रयाग प्रशस्ति थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज ये जो था इसमें हमने ये जो टॉपिक कवर किया ये था आपका न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। डाउट है अगर तो बताना, फिर भी इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आओ उसके पहले कि तुम चले जाओ, जल्दी से कुछ अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं मैं, प्लस क्लासेस के बेनिफिट्स बता देता हूं मैं। प्लस क्लासेस में जब आप एनरोल करते हैं तो आपको टीचर के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। यानी कि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक वन साइडेड कम्युनिकेशन हो गया, मैंने जो आपको समझाया समझ में आ गया। लेकिन मान लो आपके दिमाग में छोटा सा स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट आ गया और आपका मन कर रहा है बहुत ज़्यादा कि पूछ लेते काश हम सर से, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जब आप प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। यू कैन आस्क द डाउट इन राइटिंग, लिख के डाउट बॉक्स में, या फिर आपका मन कर रहा है कि बात करके पूछ ले डाउट, तो हम बात करके आंसर दे देंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दैट इज द ऑप्शन ऑल्सो, वो भी है। चैट का भी ऑप्शन है आपके पास, और डाउट क्वेश्चन टैब के थ्रू आप डाउट पूछ सकते हो, उसका भी ऑप्शन। ये दो चीजें हो गई। फिर हमने पूरा बढ़िया आपको इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद हमारा मन है कि हम आपसे कुछ पूछ ले कि गिरनार इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पे है, या प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, ठीक है, या फिर शकास जो है वो कहाँ पे रूल करते थे, या फिर सातवाहन का रूलिंग एरिया कौन सा था, ठीक है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो हम वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे थ्रू दी पोल, पोल के द्वारा आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और या फिर हमने क्वेश्चन पूछ के हमने कहा कि भाई देखे कितने सारे लोग राइट आंसर देते हैं, तो हमने पोल का ऑप्शन वहाँ पे डाल दिया ABCD करके MCQ टाइप में। अब आप में से जितने भी बच्चे उसको अच्छे से आंसर करोगे, वो चीज़ बाद में पोल लीडर बोर्ड पे शो हो जाएगी कि कितने क्विकली, कितने कम टाइम में आपने उस चीज़ को आंसर किया और कितना एक्यूरेटली आंसर किया। तो ना सिर्फ आपको अपने आंसर के बारे में पता चलेगा, बल्कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके दोस्तों के बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट इंटरेक्शन हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम यू कैन अटेम्प्ट फॉर द स्कॉलरशिप। तो देयर आर स्कॉलरशिप कॉम्बैट टेस्ट, सो यू कैन अपीयर ऑन दैट टेस्ट। एंड अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हैं। और ये सारा कुछ बेनिफिट आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। प्लस प्लेटफॉर्म पर जब आप एनरोल करने जाएंगे तो आपको कोड इस्तेमाल करना है इंद्र। व्हेन यू विल यूज द कोड इंद्र INDRA, you will get some discounts as well. And at the same time you can connect with us through the social school telegram channel। बहुत सारी अपडेट्स, आगे की प्लानिंग, आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जब आप आते हो टेलीग्राम चैनल पर सोशल स्कूल के। तो इस तरीके से आज का जो न्यू नोशन ऑफ किंगशिप वाला वीडियो था, इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन कर दी। फिर भी कोई डाउट है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तो बताइएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो के साथ जल्दी से जल्दी मिलता हूं, तब तक बने रहो सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू।